नमस्कार, मैं हरिकिशन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज केरवाड़ा। थर्मोडायनेमिक्स के ई लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मागतिक प्रायिकता। ऊष्मागतिक प्रायिकता के साथ में हम लोग पढ़ेंगे कि संवेदन फंक्शन क्या है, स्टर्लिंग फॉर्मूला कौन सा है, अप्रोक्सीमेशन और लाग्रांज अप्रोक्सीमेशन कौन सा है, जो कि हम लोग यहाँ पे काम लेते हैं। ठीक है। और इसके साथ ही हम लोग किसी पर्टिकुलर अवस्था में सिस्टम के होने पर उस अवस्था में होने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। ठीक है। ऊष्मा गतिक ओके, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को समझने से पहले देखो समझते हैं कि हमारे पास में कोई सिस्टम है। उस सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, और पर्टिकुलर अवस्था जो कि डिफाइन होती है, उस अवस्था में उसके पाए जाने की प्रायिकता क्या है। ठीक है। तो हम लोग जो ऊष्मागतिक जो वेरिएबल्स है उसका हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कला कोष्ठिका क्या होती है। कला कोष्ठिका फेज सेल। फेज सेल को जानने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम जिस प्रकार से त्रिविम में किसी बिंदु की स्थिति जानने के लिए हम लोग किनका उपयोग करते हैं, एक्स वाई जेड निर्देशांक का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से हम लोग इसके साथ में स्थिति के साथ में अगर हम लोग संवेग को भी लिखे हैं, एक्स वाई जेड स्थिति निर्देशांक, स्थिति के निर्देशांक हमारे एक्स वाई और जेड, और इसके साथ में हम लोग अगर संवेग के निर्देशांक जैसे हमारे पी एक्स पी वाई और पी जेड, ठीक है, इनको भी इंक्लूड कर देंगे। और इस क्योंकि ये तो हम लोग बना सकते हैं त्रिविम में, लेकिन ऐसे इमेजिन करें कि 6 डायमेंशनल कोई 6 डायमेंशनल उसकी कल्पना करते, स्पेस की कल्पना करते हैं, और उस स्पेस में किसी पर्टिकुलर बिंदु को हम लोग इन वेरिएबलों की सहायता से चिन्हित करते हैं। ठीक है। जिससे हमारा तो ये पॉइंट है, इसमें हमारा एक्स आई वाई आई जेड आई पी एक्स आई पी वाई आई और पी जेड आई, इससे इसको निरूपित करते हैं। जिस प्रकार से हम लोग जैसे एक्स वाई जेड इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग यूनिट वॉल्यूम को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ताकि ये हमारा क्या रहेगा, इसका यूनिट वॉल्यूम डी एक्स डी वाई और डी जेड दिस इक्वल टू डी। ओके। उसी प्रकार से हम लोग 6 डायमेंशनल स्पेस में किसी यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डी एक्स डी वाई डी जेड इनके साथ साथ किसका भी यूज करेंगे हम लोग, डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड। ठीक है। अगर हमारा डी एक्स डी वाई डी जेड का अगर इससे मैग्नीट्यूड हमारे पास बराबर है तो हम लोग इसको जैसे डी एल क्यूब और इसको हम लोग डी पी क्यूब के रूप में भी लिख सकते हैं, अगर हमारे इनकी मैग्नीट्यूड बराबर है तो ठीक वॉल्यूम के रूप में। तो इन तीनों का जो मल्टीप्लाई जो हमारी जो 6 डायमेंशनल स्पेस में जो हमारा सेल है, ठीक है, उस सेल को हम लोग क्या कहेंगे, कला कोष्ठिका कहेंगे, और उसका जो वॉल्यूम होगा वो हमारा होगा वॉल्यूम डी वी इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड, ये उसका वॉल्यूम होगा। अब आपको स्पष्ट समझना चाहिए कि जैसे हम लोग किसी फेज सेल की बात करें तो हमको उसके जो 6 कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड, इनके बारे में ख्याल आ जाना चाहिए कि
उससे रिलेटेड कोई 6 पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा फेज स्पेस। फेज स्पेस, और जो स्पेस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेज स्पेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये त्रिविम है, वैसे ही इन कोऑर्डिनेटों से रिलेटेड जो स्पेस होगा उसको हम लोग फेज स्पेस बोलते हैं, और जो सेल होगी उसको हम लोग बोलते हैं फेज सेल बोलते हैं, कला कोष्ठिका, ठीक है। फेज स्पेस, ठीक है। कला आकाश कहेंगे हिंदी में, इसका नाम है कला आकाश, कला आकाश, ठीक है। कला आकाश में हमारे 3 कोऑर्डिनेट तो ये हैं और 3 कोऑर्डिनेट ये हैं। इस प्रकार से हमारा जो त्रिविम में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा यूनिट वॉल्यूम है, उसी प्रकार से फेज स्पेस के अंदर यूनिट वॉल्यूम ये है, ठीक है। और किसी पर्टिकुलर जगह पे हम लोग कोई यूनिट वॉल्यूम कंसीडर करें तो उसको हम लोग फेज सेल कहेंगे, ठीक है। तो किसी भी फेज स्पेस में या कला आकाश में हम लोग ऐसे कई फेज सेल कला कोशिकाओं के बारे में विचार करेंगे, जिनके लिए x, y, z और px, py, pz इनके मान डिफरेंट होंगे, ओके। हम लोग उनको ही लेके ये ऊष्मागतिक प्रायिकता इसका डेफिनेशन देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे पास में कोई सिस्टम है, या फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास में सिलेंडर है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास में गैस भरी हुई है। इस गैस में जो हमारे अणु होंगे, ठीक है, बहुत सारे नंबर ऑफ अणु, कितने हमारे पास n अणु हैं, ओके। इन अणुओं के टेम्परेचर, प्रेशर और उसके अलावा इनका जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट x y z कोऑर्डिनेट के और भी वेरिएबल है, ये पर्टिकुलर बिंदु के लिए अलग अलग हो सकते हैं या किन्हीं 2 बिंदु के लिए एक समान भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसमें हमारा जैसे प्रेशर है, वो प्रेशर अगर कांस्टेंट रहा, ठीक है, प्रेशर अगर कांस्टेंट है, उसके बावजूद भी हो सकता है जैसे हम लोग इसको x, इसको y और इसको हम लोग z कोऑर्डिनेट माने, तो किसी पर्टिकुलर बिंदु पे इनके x y z कोऑर्डिनेट मान अलग होंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या होगा, जैसे हमारा फेज स्पेस आएगा उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि जो फेज स्पेस है इस सिलेंडर के लिए हम लोग किसी पर्टिकुलर x y z और px, py और pz, ठीक है, इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे भी कोई भी वेरिएबल लिए हमारे टेम्परेचर या फिर फेज स्पेस के दोनों हमारे प्रेशर और कला कोऑर्डिनेट ले लिए, तो इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनके पर्टिकुलर मानों के लिए हम लोग कोष्ठिकाएं निर्धारित करते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे हम लोग इसमें कहेंगे, इसमें x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1 प्लस px इक्वल टू 1, py इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसे कई मान हो सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से ये हमारी पहली सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी, चौथी, इस प्रकार से हमारी ये एक i नंबर की सेल है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं जैसे हमारे इस सिलेंडर के अंदर पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट वाला, ओके, या फिर ये प्रेशर वाला, ओके, जो अणु होगा, ठीक है, उनकी संख्या, जैसे इसमें हमारी जैसे आई है, एन आई है इसमें संख्या, ठीक है। क्या हम लोग इसमें कैपिटल एन आई लिख सकते हैं, एन आई, इसमें कैपिटल N1, N2, N3, N4 और इसमें Ni है, ओके। इसमें इस फेज स्पेस वाले जो प्रॉपर्टी है, जो फेज सेल वाली प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी वाली Ni अणु है, ठीक है। इसकी जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को रखने वाले अणु की संख्या N2 है, इसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी संख्या
रखने वाली अणु संख्या n3 है। इस प्रकार से हमारी आई की जो फेज सेल है उसकी जो प्रॉपर्टी हमने डिफाइन की है उस प्रॉपर्टी को रखने वाले जो हमारे सिलेंडर के अंदर जो अणु है उनकी संख्या n है, ठीक है। प्रॉपर्टी, अब इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, हमारी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हो सकते हैं, प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, या फिर हमारा एक्स वाई जेड कोई भी कोऑर्डिनेट में से कोई कोऑर्डिनेट हो सकता है, या फिर ओके या ऊष्मा से रिलेटेड कोई वेरिएबल हो सकता है। तो हम लोग कहेंगे कि हमारे जो कुल इसके अंदर n अणु थे वो n अणु ये जो कला कोष्टिका है 1 2 3 4 इसमें इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि इस कोष्टिका में अणु की संख्या ni है, इसमें n2 है, इसमें n3, इसमें n4 है, ठीक है। और टोटल कितनी है, टोटल ये हमारे n है, ओके। टोटल कितनी है, n है, या मैं कहूँगा कि सम ऑफ ni n1 प्लस n2 प्लस डॉट 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 ni प्लस डॉट 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 दिस इज इक्वल टू n। अतः हमारे इस सिलेंडर के अंदर अणु की संख्या कितनी है, n अणु है, और ये अणु n2 n3 सॉरी n1 n2 n3 इस प्रकार से इन कला कोष्टिकाओं में है। अब क्या करते हैं, जो हमारी ऊष्मागतिक जो प्रॉपर्टी है उनको समझने के लिए हमको क्या इन कला कोष्टिकाओं के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो जैसे ये हमारी दो प्रकार की अवस्था होती है ऊष्मागतिकी में, दो प्रकार की अवस्था होती है। एक तो होती है हमारी मैक्रो स्टेट, ओके, उसको हम लोग कहते हैं स्थूल अवस्था, स्थूल अवस्था, ओके, इसको इंग्लिश में हम लोग मैक्रो स्टेट कहेंगे। दूसरी होती है हमारे सूक्ष्म अवस्था, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रो स्टेट, ओके, इसको क्या कहेंगे हम लोग, माइक्रो स्टेट। जैसे हमको पता है कि जैसे ये हमारी कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं के बारे में अगर जैसे आप नॉलेज रखते हैं तो हम लोग उसकी कहेंगे कि ये स्थूल अवस्था है। और सूक्ष्म अवस्था क्या हुई, इसके अंदर किस प्रकार से ये ni अणु डिस्ट्रीब्यूटेड है, या इस कोशिका में पर्टिकुलर आयु कोशिका में ये ni अणु किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टी, उसके बारे में अगर हमको नॉलेज है तो हम लोग कहेंगे कि क्या है, सूक्ष्म अवस्था है, ओके। और ऊष्मागतिक प्रायिकता क्या होगी, ऊष्मागतिक प्रायिकता ये होगी कि किसी स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्था की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्मागतिक प्रायिकता कहते हैं, ठीक है। तो ऊष्मागतिक प्रायिकता की डेफिनेशन क्या होगी, किसी स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्था की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कहेंगे। हमने क्लियरली समझाया, और भी आप ठीक से दोबारा से लेक्चर समझ इसको समझ सकते हैं। एक कला कोष्टिका क्या होती है, कला कोष्टिका हमने आर्टिफिशियली हमने फेज स्पेस की जो हमारे वेरिएबल है उससे हमने चिन्हित कर दिया, किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हम लोग किसी एक कोष्टिका को चिन्हित कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि जैसे कोई भी हमारा सिस्टम है उसको गैसीय सिस्टम है, उसमें हम लोग देखते हैं कि अगर n टोटल अणु है तो इस पर्टिकुलर अवस्था में कितने अणु होंगे, इस अवस्था में कितने अणु हैं, इस अवस्था में कितने, ये जो अवस्था है ये तो हमारी स्थूल अवस्था है, ओके। और इस अवस्था के संगत कितने ये अणु हैं जो इसमें रहते हैं, क्योंकि ये बहुत माइन्यूट है, अर्थात इस अवस्था के अंदर भी ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इनके किस प्रकार से जो भी अवस्था है किस प्रकार से ये यहाँ पे है, किस अवस्था में है, ठीक है, इनकी जो भी कंडीशन है उससे रिलेटेड उसको अवस्था हम लोग कहते हैं माइक्रो स्टेट। तो स्थूल अवस्था होगी, स्थूल अवस्था के किसी पर्टिकुलर स्थूल अवस्था में कितने सूक्ष्म अवस्थाएं हैं उनको हम लोग उसकी ऊष्मागतिक प्रायिकता कहते हैं। तो अभी हम लोग ज्ञात करते हैं ये किस प्रकार से ज्ञात ऊष्मागतिक प्रायिकता किस प्रकार से ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास में
कुल n अणु है, इन n अणुओं को कितने प्रकार से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, इनका क्रम जो भी क्रमच होगा वो क्या होगा, वो हमारा n फैक्टोरियल प्रकार से होगा। ठीक है, कितने प्रकार से होगा, n फैक्टोरियल प्रकार से। अब जैसे हमारे किसी पर्टिकुलर उसमें अवस्था के लिए, किसी पर्टिकुलर अवस्था के लिए इस सेल में अणुओं की संख्या n1 है, इस सेल में अणुओं की संख्या n2 है, इस एक पर्टिकुलर अवस्था के लिए है n3 है, इसमें n4 है, इसमें ni है। ठीक है, क्योंकि ni अणुओं को हम लोग कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, ni अणुओं को हम लोग n1 अणुओं को हम लोग n1 फैक्टोरियल प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, n2 अणुओं को हम लोग n2 फैक्टोरियल प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, और n3 को n3 फैक्टोरियल प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार से ni अणुओं को हम लोग ni फैक्टोरियल प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस n फैक्टोरियल का सबका भाग दे देते हैं, और जो हमारे पास निकल के आती है वो हमारी इस पर्टिकुलर अवस्था के लिए, ठीक है, किसी पर्टिकुलर अवस्था के लिए ऊष्मागतिक प्रायिकता निकल के आ जाती है। ठीक है, ये हमारी एक अवस्था है। ठीक है, तो दूसरी अवस्था ये हो सकती है कि इसमें अणुओं की संख्या जैसे n1 है, उसको लोग फॉर एग्जांपल n1 हो, पर जैसे हम लोग n1 प्राइम हो, ठीक है, n2 प्राइम हो, n3 प्राइम हो। ठीक है, इस प्रकार की भी अवस्था हो सकती है, तो उसको भी निकाल के हम लोग क्या करेंगे, वापस सेम प्रकार से हम लोग उनका इस प्रकार से डिवाइड कर देंगे और हमारी ऊष्मागतिक प्रायिकता निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट की संगत जो सूक्ष्म अवस्थाएं होगी वो हमारे पास में निकल के आ जाएंगी, कितनी सूक्ष्म अवस्था इसमें हो सकती है। और इसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, W इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सम ऑफ नहीं लिखेंगे हम लोग, पाई n i लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पाई n i लिखेंगे। ठीक है, एक बात और ध्यान से दोबारा से देखना, वो ये है कि ये जो हमारी किसी पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट के लिए है, फॉर एग्जांपल हम लोग इसको कहेंगे माइक्रोस्टेट हमारी कोई माइक्रोस्टेट हमारी फॉर एग्जांपल ए है। ठीक है, उस माइक्रोस्टेट के संगत हमारी जो कोष्टिका है, इस कोष्टिका में अणुओं की संख्या n1 है, इसमें n2 है, इसमें n3। ठीक है, उसी प्रकार से कोई हम लोग माइक्रोस्टेट हम लोग भी ले सकते हैं, उसमें हम लोग अणुओं की संख्या इसमें n1 प्राइम, इसमें n2 प्राइम, इसमें n3 प्राइम है। ठीक है, तो हम लोग जो ये स्टेट है माइक्रोस्टेट, उसके संगत जो ऊष्मागतिक प्रोबेबिलिटी है वो W इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दिस होल थिंग। ओके, और जो सूक्ष्म, ये क्या हुआ, क्योंकि कुल सूक्ष्म अवस्था की संख्या हमारी n फैक्टोरियल होगी, लेकिन हमारे लिए n1 अणु है, n1 प्रकार से अरेंज हो सकते हैं, n1 फैक्टोरियल प्रकार से अरेंज हो सकते हैं, तो इसमें इसका भाग दे देते हैं ताकि जो भी अरेंजमेंट है वो सॉर्ट आउट कम हो जाए, और n2 जो हमारे अणु है वो n2 फैक्टोरियल प्रकार से अरेंज हो सकते हैं। इसके अंदर n3 अणु n3 फैक्टोरियल प्रकार से अरेंज हो सकते हैं, इसी प्रकार से ni अणु इस कोष्टिका में ni फैक्टोरियल प्रकार से अरेंज हो सकते हैं। तो कुल जो प्रायिकता है हमारी W इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय दिस थिंग। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको और आगे सॉल्व करते हैं, और ऊष्मागतिक प्रायिकता से हम लोग समीकरण फल अत्यधिक ज्ञात करते हैं। इसका हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ से नेचुरल लॉग पे लॉग ले लेते हैं। ओके, सो n W इज इक्वल टू n फैक्टोरियल माइनस ln ऑफ पाई n। ओके, देखो पाई n क्या है, जिस प्रकार से हम लोग योग के लिए
योग के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? समेशन का उपयोग करते हैं। उसके लिए जो चीज कुछ चीजें गुणा में होती है उनके लिए हम लोग ये पाई का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये इससे मल्टीप्लाई हो रही है, आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही है, तो उसके लिए हम लोग पाई का यूज करते हैं। अब हम लोग इनका लॉग लेंगे तो क्या होगा? जैसे इनका लॉग लेंगे तो ln पाई ni दिस इज इक्वल टू ln n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल डॉट 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 ni फैक्टोरियल, ओके, या दिस इज इक्वल टू ln n1 फैक्टोरियल प्लस n2 फैक्टोरियल प्लस ni फैक्टोरियल प्लस, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा। तो हम लोग इसकी जगह हम लोग ये रख सकते हैं, ओके। सो ln w इज इक्वल टू ln log of n फैक्टोरियल माइनस, ओके, ये पूरी ln n1 फैक्टोरियल प्लस log n2 फैक्टोरियल प्लस log ni फैक्टोरियल, ओके, डॉट डॉट डॉट। इसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं log ऑफ w इज इक्वल टू log ऑफ n फैक्टोरियल माइनस, इसको हम लोग चूंकि n1 n2 n3 सब कुछ आ रहा है इसमें, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ log ऑफ n i फैक्टोरियल, ठीक है, n i फैक्टोरियल, ओके। हमने क्या किया था? एक पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट ए के लिए हमने ऊष्मागतिक प्रायिकता ज्ञात की थी, ओके, जो हमारी ये आई थी, जिससे डब्ल्यू ए लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको डब्ल्यू ए लिखा, ओके। लेकिन वैसे ही कोई दूसरी स्टेट माइक्रोस्टेट बी हो सकती है, उसकी संगत पहली कोष्ठिका में होने की संख्या n1 की जगह कुछ और हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे n2 की जगह कुछ और हो सकते हैं, n3 की जगह जैसे n3 की जगह जैसे ये हो सकता है, ये m1 हो, ये m2 हो, m4 हो, ठीक है, उस प्रकार से हो सकता है। तो उस प्रकार से अन्य ऊष्मागतिक प्रायिकता निकल के आती है उस माइक्रोस्टेट की संगत। अब हम लोग ये मानते हैं कि दूसरा और ये है, अगर किसी माइक्रोस्टेट में अगर माइक्रोस्टेट की संख्या अधिकतम होती है तो वो हमारे सिस्टम की स्थायी अवस्था होती है। उसमें हमारी जो ये ऊष्मागतिक प्रायिकता है वो मैक्सिमम होगी, उसकी ऊष्मागतिक प्रायिकता क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो जैसे हम किसी ये माइक्रोस्टेट ये स्थूल अवस्था वाली अवस्था को हम लोग क्या करते हैं कि इसके ऊष्मागतिक प्रायिकता अधिकतम है, तो उसको हम लोग क्या है, इसको हम लोग W से रिप्रेजेंट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, W से इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ओके। या हम लोग W नोट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इस माइक्रोस्टेट या स्थूल अवस्था की संगत अधिक सबसे ज्यादा हमारी माइक्रोस्टेट है, और ऐसी अवस्था में ही हमारा सिस्टम रहेगा। तो हमारा सिस्टम कौन सी अवस्था में रहेगा? हमारा सिस्टम उस माइक्रोस्टेट में रहेगा, उस स्थूल अवस्था में रहेगा जिसमें उस माइक्रोस्टेट में रहेगा हमारा सिस्टम जिसके अंदर अधिकतम माइक्रोस्टेट हो, ठीक है। उस स्थूल अवस्था में रहेगा, स्थूल अवस्था जिसमें अधिकतम सूक्ष्म अवस्था हो, ठीक है। उस हमारा सिस्टम उस स्थूल अवस्था में रहेगा, स्थायी अवस्था में रहेगा जिसमें अधिकतम सूक्ष्म अवस्था हो। तो हम मानते हैं कि कोई पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट ए है जिसकी ऊष्मागतिक प्रायिकता अधिकतम है या उसमें अधिकतम सूक्ष्म अवस्थाएं हैं, तो ये हमारा W है। अब हम अधिकतम अवस्था, चूंकि इस जो समीकरण हमारे पास ये आ गया 1 नंबर समीकरण, इसमें हमारा ये अधिकतम है, W अधिकतम है, न्यूनतम होने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है।
इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो हमारा जो डेल्टा डब्ल्यू है, डेल्टा डब्ल्यू ए वो क्या होना चाहिए, वो हमारा शून्य होना चाहिए। डेल्टा डब्ल्यू ए क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो इस समीकरण का हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग अवकलन डिफरेंशिएशन करते हैं और उसमें हम लोग डब्ल्यू ए डेल्टा डब्ल्यू ए इक्वल टू शून्य रखते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमारी अधिकतम माइक्रोस्टेट वाला मैक्रोस्टेट है या अधिकतम उष्मागतिक प्रायिकता वाला स्थूल अवस्था है। तो इसमें हमारी जो उष्मागतिक प्रायिकता है उसके लिए हमारा डेल्टा डब्ल्यू ए शून्य होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। तो स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन क्या है वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन क्या है। देखो स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन में क्या है, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन हमारा है एल एन log ऑफ एन फैक्टोरियल, ठीक है। या फिर हम लोग x के रूप में ले सकते हैं log ऑफ फैक्टोरियल x। ये हमारा होता है x log x माइनस x के बराबर होता है, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास में ये अणुओं की संख्या ni है, उसमें हम लोग इसको प्रयोग करके लिखते हैं log ऑफ ni, ओके, log ऑफ n फैक्टोरियल, log ऑफ n फैक्टोरियल या log ऑफ ni फैक्टोरियल इक्वल टू log ऑफ n1 फैक्टोरियल प्लस log ऑफ n2 फैक्टोरियल, ऐसे आएगा, ओके। जब दिस इज इक्वल टू समेशन log ऑफ n i फैक्टोरियल, ओके। इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, और 1 और n फैक्टोरियल और डेल्टा n i फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ 1 of n I factorial डेल्टा n I, ओके। और हमारा डेल चूंकि ओके, हम लोग 1 of n I फैक्टोरियल आ गया, हमारा डेल्टा n I आ गया। हमारी जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है या अणुओं की संख्या है वो हमारा चेंज नहीं होता है, ओके। हम ये थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। इसमें हमारा ओके log ऑफ n फैक्टोरियल, सो सॉरी log ऑफ n फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू, ये क्या है, हमारे नंबर है काफी बड़ी संख्या में, तो एक एक नंबर अगर हमारा चेंज करते जाते तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो ये हमारा समेशन में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। सो n इसको हम लोग जैसे n i इक्वल टू 1 to n dn, या हम लोग इस ni की जगह हम लोग x पे लिख सकते हैं, x या dx, और x इक्वल टू 1 to n हो गया, ओके। x इक्वल टू 1 to n हो गया, और x क्या है हमारा, x स्टैंड फॉर n r, ओके। n i के लिए है या अणुओं की संख्या के लिए i x इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारा ये अणुओं की संख्या पहली कोष्ठक में अणुओं की संख्या जाएगी, ठीक है। उसके बाद में दूसरी कोष्ठक में अणुओं की संख्या जाएगी, ओके। ये हमारा जैसे पहली कोष्ठक में अणु संख्या,
दूसरी कोष्टक में आपको संख्या 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस log of 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से आएगा। ओके, क्योंकि फैक्टोरियल n का मतलब क्या होगा, n फैक्टोरियल इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डॉट 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 i मल्टीप्लाई बाय 10, इस प्रकार से होता है। ओके, सो log of n फैक्टोरियल इक्वल टू log of 1 फैक्टोरियल, सॉरी log of 1 प्लस log of 2 प्लस log of 3। ओके, इस प्रकार से बनाया है। क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन है तो और एक एक चेंज हो रहा है और n हमारी बहुत अणु की संख्या बहुत बड़ी संख्या है, तो ये क्या होगा हमारा, अगर हम लोग इसको समाकलन में चेंज कर दें तो ये जो समेशन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x इक्वल टू 1 टू n किया और x log of x dx किया। ठीक है, अब इसका हम लोग समाकलन करते हैं। log of x, इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन होगा जैसे पार्शियल समाकलन करते तो हमारा हो जाएगा ये, और इसकी लिमिट हम लोग बाहर डालेंगे। ठीक है, x इक्वल टू 1 टू n, ये होगा हमारा log x और dx माइनस, उसी प्रकार से 1 और सॉरी d बाई डी एक्स ऑफ ln x फिर dx। जब ये होगा तो हमारा आ जाएगा x log x और ये आ जाएगा हमारा माइनस x। अगर हम लोग लिमिट x इक्वल टू 1 टू n रखेंगे तो वापस निकल के हमारा log x फैक्टोरियल कितना आएगा, x log x कितना आ जाएगा n log n। देखो x इक्वल टू 1 रखा हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे n सॉरी n रखा तो हमारा n ln n माइनस n। ओके, ये आ गया, और x इक्वल टू 1 रखा तो क्या आएगा हमारा माइनस 1 ln 1 माइनस 1। इसका मान 0 होगा, और ये हमारे पास में रहेगा n log n माइनस n प्लस 8। ठीक है, तो हमारे जो log ऑफ n फैक्टोरियल है, ठीक है, log ऑफ n फैक्टोरियल है, उसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया हमारा n log n माइनस n प्लस 1। ठीक है, यही हमारा स्टैंडर्ड अप्रोक्सीमेशन है। इसमें हम लोग क्या है, ये n है हमारी एक बहुत बड़ी संख्या है, तो हम लोग एक को उपेक्षणीय कर देते हैं और हमारा फॉर्मूला जो निकल के आता है log ऑफ x फैक्टोरियल इक्वल टू x log x माइनस x की तरह ही होता जाएगा। हम लोग n को x से रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या आएगा, log n फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू n log n माइनस n। ओके, ये हमारा स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन है। हमने बताया कि किस प्रकार से स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन आता है, जिसे x फैक्टोरियल की जगह हम लोग n फैक्टोरियल लिखेंगे, और चूंकि फैक्टोरियल n का मान कितना होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डॉट मल्टीप्लाई बाय n तक होता है, तो हम लोग उसका log लेंगे तो log 1 log 2 इस तरह से आएगा, क्योंकि कंटिन्यूस नंबर है और एक एक चेंज जिससे हमारे log में बहुत ही माइन्यूट चेंज होता है, तो इसको हम लोग समाकलन में परिवर्तन करते हैं। x इक्वल टू 1 टू n log ऑफ x dx। ओके, सो log ऑफ x dx के समाकलन पर हमने जो गुणनफल वाला समाकलन होता है वो फॉर्मूला लगा के किया, x log x माइनस x आएगा। इसमें x इक्वल टू 1 टू n जब लिमिट रखी तो n रखा तो हमने n log n माइनस n, और x रखा तो यहाँ पे 1 log 1 माइनस 1, इसका मान 0 होगा। ये हमारा माइनस माइनस प्लस 1 यहाँ बच जाएगा, माइनस n है, तो ये हमारा जाएगा n log n माइनस n प्लस 1। ठीक है, n log n माइनस n प्लस 1 स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन में, चूंकि n हमारे पास में बहुत वृहद संख्या है और गैस के अणुओं की संख्या, तो 1 को हम लोग नेगेटिव कर देते हैं तो log n फैक्टोरियल इक्वल टू n log n माइनस n आता है, जो कि सेम है। तो ये हमारा स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन है। स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, कहाँ पे, यहाँ पे हम लोग स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। इसलिए हमने स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन किया। ठीक है, क्या है स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन, log ऑफ n फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू n log n माइनस n।
स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। यहाँ पे हमने स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन यूज कर किया। ओके, यहाँ पे ये बाद में आएगा, पहले हम लोग स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेते हैं। तो देखो लॉग ऑफ डब्ल्यू ए क्या है, ऊष्मागतिक प्रायिकता जिसकी संगत अधिकतम माइक्रोस्टेट है, ठीक है। इस इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल लिखा हुआ है एन लॉग एन माइनस एन, इसका मतलब सो एन और log n माइनस एन, यहाँ एन आई है माइनस में, ठीक है, समेशन लगा हुआ है, ब्रैकेट में डाल दो। सो एन आई log एन आई माइनस एन आई। ओके, सिंपल हमने ये फॉर्मूला है एन log n माइनस एन, तो इसकी जगह हमने एन log n माइनस एन लिख दिया और इसकी जगह भी एन log n माइनस एन है, लेकिन यहाँ पे ये पादांक है आई, तो उस पादांक को भी यहाँ पे लिख दिया था। अब हम लोग देखो इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया हमारा एन log n माइनस एन माइनस सम ऑफ एन आई log एन आई माइनस, और माइनस और माइनस प्लस में सम ऑफ एन आई। तो सम ऑफ एन आई क्या है, हमारी कुल अणुओं की संख्या है। सम ऑफ एन आई क्या है, सम ऑफ एन आई इक्वल टू एन वन प्लस एन टू प्लस एन आई, तो दिस इज इक्वल टू एन होगा। इसको हम लोग एन से रिप्लेस कर देते हैं, एन log n माइनस एन माइनस सम ऑफ एन आई log एन आई प्लस एन, और ये एक एन इस एन से कैंसिल हो जाता है, तो हम लोग कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास में क्या आता है, log ऑफ डब्ल्यू ए इक्वल टू एन log n माइनस एन log n माइनस सम ऑफ एन आई log एन आई, एक फॉर्मूला के, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग, क्योंकि ये अधिकतम ऊष्मागतिक प्रायिकता है, अगर हम लोग समाकलन करेंगे तो ये हमारा डेल्टा डब्ल्यू ए शून्य होगा। ओके, हम लोग इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। सो डेल्टा log of WA this is equal to, ओके, इसका क्या हमने, तो डेल्टा ऑफ n log n माइनस डेल्टा ऑफ समेशन एन आई log एन आई। ओके, इसका हमने किया था, हमारे पास में आएगा 1 और डब्ल्यू ए डेल्टा डब्ल्यू, ओके, और इज इक्वल टू एन 1 और एन डेल्टा एन, ठीक है। प्रकार से माइनस ये आएगा हमारा, ये क्या आएगा, और ओके, ये आएगा हमारा सम ऑफ, क्योंकि ये एन आई और log ऑफ एन आई दोनों हमारी वेरिएबल है, तो ये हमारा आएगा एल एन एन आई डेल्टा एन आई, ओके, और प्लस एन आई 1 और एन आई डेल्टा एन आई, ये आएगा हमारा। चूंकि यहाँ पे एन आई वेरिएबल है, सो हमारा ये आएगा, एक बार तुमने इसका समाकलन कर लिया, एक बार इसका किया तो हमारा आएगा एल एन आई, सॉरी, जब हमने इसका किया तो हमारा आएगा एल एन log एन आई और डेल्टा एन आई, और जब हमने इसका समाकलन किया तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा, और इसका आएगा 1/एन आई और डेल्टा एन आई, ठीक है। क्योंकि हमारी जो ऊष्मागतिक प्रायिकता है वो डब्ल्यू ए माइक्रोस्टेट की संगत
वो मैक्सिमम है, तो ये हमारा डेल्टा डब्ल्यू ये क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, अधिकतम ऊष्मागतिक प्रायिकता के लिए थीटा डब्ल्यू के इक्वल टू शून्य होगा। ठीक है, उसके अलावा चूंकि हमारे जो सिस्टम है उसमें कुल अणुओं की संख्या क्या है, नियत है, तो हमारा जो डेल्टा एन है वो भी क्या होगा, शून्य आएगा। डेल्टा एन आल्सो शून्य रहेगा। ये शून्य हो गया हमारा, ये शून्य हो गया, तो ये जो दोनों टर्म्स है उसका योग भी शून्य के बराबर होना चाहिए। तो हमारा क्योंकि समेशन बाहर लगा हुआ है, ठीक है, समेशन ऑफ log of ni डेल्टा एन प्लस ये हमारे ni से ni कैंसिल हो गया, ओके, और या ni से ni कैंसिल हो गया और ये हमारा बचा डेल्टा एन। ठीक है, ये हमारा बचा दिस इज इक्वल टू शून्य। ओके, तो ये हमारा आ गया दिस इज इक्वल टू शून्य। हमको पता है कि डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू 0, डेल्टा एन इक्वल टू शून्य। हम लोग बाकी कैलकुलेशन यहाँ पे आगे करते हैं। देखो ये दोनों अलग अलग है, एक टर्म ये यहाँ से है, ये यहाँ से है। ठीक है, क्योंकि डेल्टा एन कितना है हमारा, डेल्टा एन दिस इज इक्वल टू डेल्टा एन वन प्लस डेल्टा एन टू प्लस डॉट 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 डेल्टा एन आई प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, या डेल्टा एन दिस इज इक्वल टू सम ऑफ, जैसे हमारी कोई अधिकतम प्रायिकता वाली मैक्रोस्टेट ए है, ठीक है, उसमें हमारी किसी कला कोष्ठिकाएं हैं। ठीक है, इसमें हमने माना कि n1 अणु है, इसमें n2 है। ठीक है, और इसमें ni अणु है IV कोष्ठिका में। अब थोड़ा सा भी अगर सिस्टम में चेंज होता है और इसमें हमारे डेल्टा ni अणु n1 अणु आते हैं या इससे निकल जाते हैं बाहर, ठीक है, इसमें भी सेम चेंज होता है डेल्टा n2 का और इसमें भी सेम चेंज होता है डेल्टा ni का। तो चाहे कितना भी चेंज हो जाए, अगर इसमें डेल्टा n1 आए हैं वो तो इसमें से आएंगे, क्योंकि सिस्टम के बाहर से कोई अणु नहीं आएगा, तो ये डेल्टा n2 अणु इसमें से आएंगे और इसमें चले जाएंगे, या फिर इसमें से इधर गए तो इसमें से डेल्टा n1 इसमें आएगा। ठीक है, इससे एक अणु इसमें से इसमें चला गया और एक अणु इसमें से इसमें चला गया। ठीक है, तो इसमें से इसमें गया वो +1, इसमें से इसमें गया वो +1। ठीक है, लेकिन इसमें से इसमें गया -1 और -1। ठीक है, टोटल +1 +1 -1 दिस इज इक्वल टू 0। तो कुल चेंजेस कितना होगा, वो कुल अणु में कोई परिवर्तन नहीं, अगर बाहर से कोई अणु ना तो आया और ना ही बाहर गया, तो कुल परिवर्तन जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, शून्य आएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा समेशन ऑफ डेल्टा एन दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग समेशन इसके ऊपर लगा देते हैं, तो ये आ गया हमारा log ऑफ ni डेल्टा ni प्लस समेशन ऑफ डेल्टा ni दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा 0 है, यहाँ से या यहाँ से, तो ये भी हमारा पर्टिकुलरली शून्य होना चाहिए। तो हमारे क्या शून्य है, log ऑफ ni डेल्टा ni, ये हमारा शून्य के बराबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम लोग इसको ऊपर उतार लेते हैं। तो हमारे पास में क्या है, डेल्टा n इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, और डेल्टा n का मतलब कितना होता है, ये हमारा डेल्टा n का मतलब है। ओके, समेशन
log ni डेल्टा ni इज इक्वल टू 0। ये हमारा, ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 2। ओके, और इक्वेशन नंबर 1 है हमारा ये वाला, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे हमारे अणुओं की संख्या में परिवर्तन हुआ, सपोज करो जी ये हमारी पहली फेज सेल है कला कोष्ठक, इसकी संगत जो हमारी एनर्जी है वो एप्सिलॉन 1 है, एप्सिलॉन 1 है, इसमें एप्सिलॉन 2 है, इसमें एप्सिलॉन I है, ठीक है। यहाँ पे n1 अणु है तो इनकी कुल एनर्जी कितनी होगी, एप्सिलॉन 1 n1, ठीक है। इसमें एप्सिलॉन 2 n2, ठीक है। इसमें हमारी एप्सिलॉन 3 n3 कुल एनर्जी होगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अगर डेल्टा n1 अणु का चेंजेस होते हैं, ठीक है, आते हैं या इसमें से बाहर निकल जाते हैं इस कोष्ठक में से, तो इसके संगत जो एनर्जी में चेंजेस होगा एप्सिलॉन 1 डेल्टा n1 होगा, ठीक है। इसके संगत जो एनर्जी में चेंजेस होगा एप्सिलॉन 2 डेल्टा n2, इसके संगत जो एनर्जी में चेंजेस होगा एप्सिलॉन 3 डेल्टा n3। चूंकि कला कोष्ठक की एनर्जी नियत है वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये हमारी एनर्जी में परिवर्तन आ गया। सपोज करो कुल एनर्जी में परिवर्तन कितना है, डेल्टा Q कुल एनर्जी में परिवर्तन है, कुल है, तो दिस इज इक्वल टू डेल्टा एप्सिलॉन 1 डेल्टा n1 प्लस एप्सिलॉन 2 डेल्टा n2 प्लस डॉट 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 एप्सिलॉन I डेल्टा ni, ठीक है, ये होगी। या फिर हम लोग इसको कहेंगे समेशन ऑफ एप्सिलॉन I डेल्टा ni, दिस इज इक्वल टू डेल्टा U, ठीक। ये एनर्जी में कुल परिवर्तन है। चूंकि हमने ना तो सिस्टम को एनर्जी दी और ना ही ली, तो सिस्टम में हो सकता है कि अणु एक ऊर्जा अवस्था से दूसरी अवस्था में जा सकते हैं, और किसी भी अवस्था में किसी भी अवस्था में कुछ न कुछ या एक न एक कण या कहें कि हम लोग किसी भी अवस्था में माइक्रोस्टेट में अणु के पाए जाने की प्रायिकता शून्य नहीं हो सकती है। एटलीस्ट कम से कम एक या एक से अधिक अणु उसमें हो सकते हैं, ठीक है। तो अणु की संख्या निरंतर बदलती रहती है कोष्ठिकाओं में, लेकिन पूरा जो हमारा सिस्टम है उसमें ये संख्या कांस्टेंट रहती है, नहीं बदलती है, ठीक है। क्योंकि हमारे सिस्टम में न तो हमने बाहर से एनर्जी दी और ना ही ली। जैसे हमारे बंद कोई पात्र है उसमें हमारे अणु रैंडमली गति करते रहते हैं, लेकिन उस गति के लिए अगर हम इसी पात्र की बाहर की दीवारों को ऊष्मा अवरोधी बना दें या ताप अवरोधी बना दें, तो उसके बावजूद भी वो अणु गति करते रहते हैं, तो वो ऊष्मा न तो बाहर से लेते हैं, तो क्या होगा, सिस्टम की जो आंतरिक एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। तो इस वजह से क्या होगा, हमारा डेल्टा यू, ये कुल एनर्जी में जो बदलाव आएगा वो शून्य रहेगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू शून्य रहेगा, ओके। तो हमारे पास में एक फॉर्मूला ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। तो हमारे पास में क्या आ गया, डेल्टा n इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम लोग 1 नंबर है हमारा, ये 2 नंबर था, और तीसरा नंबर हमारा ये आ गया, क्या आ गया, एप्सिलॉन I डेल्टा ni दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारा तीसरा नंबर का इक्वेशन आ गया, ठीक। इनको हम लोग सॉल्व करने के लिए लाग्रांज मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि इनके बराबर सबके बराबर 0 है। तो इन समीकरणों को हल करने के लिए क्या करते हैं, लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड का हम लोग हल करते हैं, लाग्रांज गुणक मेथड। लाग्रांज गुणन और लाग्रांज गुणन मेथड का हम लोग उपयोग करते हैं, ओके। क्योंकि ये जो 3 समीकरण हैं उनमें हमारी ये राशि से मल्टीप्लाई हो रही है, ये इनसे मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल राशि, इनका
क्या है, इनका योग है 0 हो रहा है और यहाँ पे कोई किसी प्रकार की अदर राशि यहाँ पे योग में या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इनको हल करने के लिए हम लोग लाग्रांज मल्टीप्लायर विधि का उपयोग करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इसको हम लोग अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस समीकरण पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसको हम लोग बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सम हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसमें जोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, सॉरी, इसको माइनस log अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो जिससे हमारा सम ऑफ डेल्टा एन, ओके, सम ऑफ डेल्टा एन आई है, दिस इज एन आई, ओके, दिस इज इक्वल टू, सॉरी, तो हमारा क्या होगा, दिस मीन्स, इसका मतलब होता है हमारा डेल्टा एन वन प्लस डेल्टा एन टू प्लस डॉट 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 डेल्टा एन आई, दिस इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग अगर log ऑफ अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस log ऑफ अल्फा से या log ऑफ अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं, सो log ऑफ अल्फा डेल्टा एन आई, ओके, log ऑफ अल्फा डेल्टा एन टू, log ऑफ अल्फा डेल्टा एन आई, दिस इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या करें, क्योंकि सब में अल्फा कॉमन है तो अल्फा हम लोग बाहर लेंगे, log ऑफ अल्फा डेल्टा एन वन डेल्टा एन टू, यहाँ पे हम लोग log ऑफ अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आएगा। ठीक है, प्लस डेल्टा एन आई, दिस इज इक्वल टू 0। यह हम लोग कहेंगे कि क्योंकि सब के साथ में हमारा अल्फा मल्टीप्लाई है तो हम लोग समेशन में इसको ले सकते हैं। ठीक है, ओके, इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम लोग सबको समेशन में ले सकते हैं, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ log ऑफ अल्फा डेल्टा एन। ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अगर log ऑफ अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बाहर भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू log ऑफ अल्फा सम ऑफ डेल्टा एन आई, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। तो हम log ऑफ अल्फा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग कर सकते हैं। तो हम लोग इसको log ऑफ अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, सो कैसे आएगा हमारा log ऑफ अल्फा डेल्टा एन आई, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम लोग मॉडिफाई कर देंगे थोड़ा सा, हमने देखा कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग लोगों अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी प्रकार से बीटा से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस समीकरण पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग इस समीकरण को हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे, समीकरण 1 को हम लोग log ऑफ अल्फा डेल्टा एन आई, ओके, दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण नंबर 4 है। उसी प्रकार से हम लोग इसको भी बीटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करके देख सकते हैं। देखो, सम ऑफ एप्सिलॉन आई डेल्टा एन आई, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 डेल्टा एन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन आई, दिस इज इक्वल टू 2। अब इधर भी हम लोग बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा, इधर भी बीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा हमारा बीटा एप्सिलॉन आई 1 डेल्टा 1, ओके, ठीक है। इसको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है, अंदर कर लो, या फिर इस पे ही मल्टीप्लाई करके देख लो हम लोग। बीटा एप्सिलॉन आई डेल्टा एन 1 प्लस बीटा एप्सिलॉन 2 डेल्टा एन 2 बीटा एप्सिलॉन आई डेल्टा एन आई, दिस इज इक्वल टू, इसको हम लोग समेशन में अंदर ले सकते हैं, बीटा एप्सिलॉन आई डेल्टा एन आई, दिस इज इक्वल टू, कोई फर्क नहीं पड़ा बीटा से मल्टीप्लाई करने पे। इसको भी हम लोग बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, सम ऑफ
बीटा एप्सिलॉन आई डेल्टा एन आई दिस इज इक्वल टू, ये हमारा समीकरण नंबर 5 हो गया। ठीक है, कौन सा समीकरण आ गया? समीकरण नंबर 5 आ गया। और हमने इसको सोल्व कर रहे हैं, 1 2 3 समीकरण को वो लाग्रांज मल्टीप्लाई मेथड की सहायता से हल कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसको हमने अल्फा से मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया, इसको बीटा से मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में से इसको घटा देंगे, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं लोग, सम ऑफ लॉग एन आई डेल्टा एन आई माइनस सम ऑफ लॉग ऑफ एल्फा डेल्टा एन आई प्लस सम ऑफ बीटा डेल्टा एन आई, सॉरी एप्सिलॉन आई डेल्टा एन आई दिस इज इक्वल टू, इसमें से हम लोग इसको घटा के इसको जोड़ देंगे तो भी जीरो ही आएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में शून्य शून्य ही है। हम लोग समेशन कॉमन ले लेते हैं, तो समेशन कॉमन लेने के पश्चात हमारे पास क्या बचा, देखो लॉग ऑफ एन आई डेल्टा एन आई माइनस लॉग ऑफ एल्फा डेल्टा एन आई, ओके, प्लस बीटा एप्सिलॉन आई डेल्टा एन आई दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा डेल्टा एन आई डेल्टा एन आई डेल्टा एन आई कॉमन है, तो एक बार में हम लोग कॉमन ले लेते हैं। log of ni माइनस log of अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई डेल्टा ni दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या हमारे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो डेल्टा एन आई है उसके गुणक से ये हमारे आई अल्फा और ये एन आई है, ये पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो डेल्टा एन आई अगर 0 है तो इनको भी हमारे को शून्य होना पड़ेगा। ठीक है, इनको भी क्या होना पड़ेगा, शून्य होना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, इनको अलग से शून्य कर देते हैं। ठीक है, ओके, क्योंकि डेल्टा, या फिर हम लोग कह सकते हैं डेल्टा एन आई शून्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे समीकरण है, यहाँ पे कुछ नहीं शून्य आ रहा है। डेल्टा एन आई अगर 0 है या फिर नहीं है तो भी इनको 0 होना पड़ेगा। ठीक है, सो log ऑफ एन आई माइनस log ऑफ एल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई। ओके, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग इसको हल करते हैं, कैसे हल करते हैं, ये हमारा आ गया एन आई डिवाइड एल्फा है log एन आई डिवाइड एल्फा, ओके, log एन आई डिवाइड एल्फा इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस बीटा एप्सिलॉन आई माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। या हम लोग यहाँ पे इसका log हटाते हैं या एक्सपोनेंशियल लेते हैं या फिर एंटी लॉग लेते हैं हम लोग, तो हमारे पास क्या आएगा, एन आई डिवाइडेड बाई एल्फा इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। क्या आ गया, एन आई इक्वल टू एल्फा, एन आई इक्वल टू एल्फा, और इसको हम लोग और आगे हल करते हैं तो हमारा एन आई इक्वल टू एल्फा टाइम टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन, एन आई इक्वल टू एल्फा इक्वल टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि हमारी ऊष्मागतिक प्रायिकता जिस मैक्रो स्टेट की संगत अधिकतम थी उसकी आयु स्टेट में अणु की संख्या ये होगी। ठीक है, ओके, तो ये हमारी किसी मैक्रो स्टेट में जिसकी ऊष्मागतिक प्रायिकता हमारी W थी, उसमें किसी आयु अवस्था में अणु की जो संख्या थी, आयु कोष्ठिकाओं में अणु की संख्या ये आ गई हमारी। ठीक, अब लोग हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से एक काम कर सकते हैं अच्छा वाला। ठीक है, तो उस काम की सहायता से हम लोग समीकरण फलन पार्टीशन फंक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, एन आई इक्वल टू एल्फा ए टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करेंगे,
हमारा जो भी पात्र है उसमें कुल अणु की संख्या कितनी होगी, इसका हम लोग समेशन कर देते हैं। समेशन ऑफ ni दिस इज इक्वल टू कितना होगा, n होते हैं, तो दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ अल्फा e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन r। ओके, अल्फा बाहर आ जाएगा, अल्फा समेशन ऑफ e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन r। ओके, तो अल्फा कितना हो गया हमारा, अल्फा का मान निकल गया हमारा अल्फा इक्वल टू दिस n डिवाइड बाय दिस n डिवाइड बाय क्या हमारा n हो गया। ठीक है, और हम इस ni के बराबर में ni का मान कितना होगा हमारा, दिस ni दिस इक्वल टू n डिवाइडेड बाय सम ऑफ e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन i, और यहाँ पे हमारे नंबर है e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन i। यहाँ पे हमारे ये क्या है हमारा, ये समीकरण फलन है या पार्टीशन फंक्शन कहते हैं इसको, सम वितरण फलन। समीकरण फलन क्या है हमारा, समीकरण फलन को हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारा समेशन ऑफ e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन i है। ठीक है, तो हम लोग समीकरण फलन के रूप में इसको लिख सकते हैं ni इक्वल टू n डिवाइड बाय z e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन i। ये z हमारा समीकरण फलन है। या किसी आणविक अवस्था में अणु के पानी की जो प्रायिकता होगी क्या होगी, ni डिवाइड बाय n होगी। ठीक है, क्या होगी, ni डिवाइड बाय n होगी, ni डिवाइड बाय n आणविक अवस्था में अणु की पाए जाने की प्रायिकता होगी हमारी, दिस इज इक्वल टू 1 और z e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन i। ठीक है, ये आणविक अवस्थाओं में अणु के पानी रहने की प्रायिकता है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी हमारे पास में दो स्टेट है, ओके, कोई भी स्टेट है, कोई से दो स्टेट है जिनकी एनर्जी कितनी है, जिनकी एनर्जी हमारे पास में एक की एप्सिलॉन 1 है और दूसरे की हमारी एप्सिलॉन 2 है। ठीक है, अणुओं की संख्या कितनी भी हो सकती है, तो जैसे हमारे हाइड्रोजन एटम है उसमें एक तो ग्राउंड स्टेट है और एक एक्साइटेड स्टेट है। फॉर एग्जांपल एक ग्राउंड स्टेट है, एक एक्साइटेड स्टेट है। हमारे पास अणुओं की संख्या कितनी है, n है, तो n1 अणु इसमें और n2 अणु इसमें होंगे। ठीक है, और टोटल हमारा कितना होगा, दिस इक्वल टू n होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस अवस्था में अणुओं के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी, वो होगी हमारी n1 डिवाइडेड बाय n, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर z e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन 1, और n2 डिवाइडेड बाय n, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर z e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन 2। ओके, तो उनका अनुपात कितना होगा कि उत्तेजित अवस्था में कितने अणु हैं ग्राउंड स्टेट की सापेक्ष, हम लोग निकालेंगे दिस प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय दिस प्रोबेबिलिटी, अर्थात n1 डिवाइड बाय n2 दिस इज इक्वल टू, हम लोग भाग देंगे तो कट जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, e टू द पावर ऑफ माइनस बीटा एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा। हम देखते हैं कि किन्हीं भी दो ऊर्जा स्तरों में अणुओं के पाए जाने की जो प्रायिकता है या उनकी जो प्रायिकता उनकी ऊर्जाओं की संगत होती है या ऊर्जाओं पे इस प्रकार से निर्भर करती है। यहाँ से हम लोग सापेक्ष प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, ये इस प्रकार से होती है। तो ये हमारा समीकरण फलन का भी योगदान है कि हम लोग अगर हमको एनर्जी पता है तो हम लोग डायरेक्ट ही दो या कितनी भी ऊर्जा स्तर हो उनमें हम लोग अणु की पाए जाने की प्रायिकता या परमाणु की पाए जाने की प्रायिकता उनको निकाल सकते हैं। तो ये हमारा पूरा उष्मागतिक प्रायिकता से रिलेटेड जो लेक्चर है वो समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इससे आगे पढ़ाएंगे। देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।